और वैसे कुशवाहा समुदाय से नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उस समय नीतीश कुमार जी ने इन्हें विपक्ष का नेता बनाया था ताकि लव कुश समीकरण को मजबूती दिया जा सके। उपेंद्र कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। हम शुरुआत करते हैं हाल फिलहाल के सवाल से, इस लव कुश समीकरण पर भी आएंगे। पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ, आप चुनाव हार गए, बहुत सारी बातें आई कि साजिश हुई आपके साथ, आप लोकप्रिय नेता हैं अपने समुदाय के। पवन सिंह खड़ा हुए, हाल फिलहाल में एक तस्वीर देखी, पवन सिंह आपसे गला मिल रहे हैं, पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं। क्या माना जाए कि बीजेपी ने आपको समझा बुझाकर अपनी पार्टी में फिर से ज्वाइन कराया है उनको? नहीं, समझाने बुझाने जैसा कोई मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विषय है, किसी को भी अपने दल में शामिल कराए, उससे हमको समझाने बुझाने की कोई बात उससे संबंधित होती नहीं है। जहाँ तक लोकसभा चुनाव का मामला था, तो लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर कोई मेरी शिकायत पूरी भारतीय जनता पार्टी से या इवन पवन सिंह जी से हो रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पवन सिंह जी क्या, कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से स्वतंत्रता है सबकी कि कहीं से भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है। तो पवन सिंह जी चुनाव लड़ गए, उसमें क्या दिक्कत थी? उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी मजबूती से कोशिश की कि हम चुनाव वहाँ जीतें। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ आए, उन्होंने सभा की, गृह मंत्री जी आए, उन्होंने सभा की, हर तरह से कोशिश हुई। इसलिए हम किसी पार्टी को हमने कभी ब्लेम भी नहीं किया इस बात को लेकर। हाँ, हारने का जो कारण था उसमें कुछ लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की बातों को नहीं माना, जिन्होंने गृह मंत्री जी की बातों को नहीं माना और भीतरघात अंदर अंदर किया। किसने भीतरघात किया सर? अब उसका नाम बताएंगे तो मुझको लगता है कि आज के समय में बहुत उचित नहीं है, लेकिन एनडीए के ही लोग थे, एनडीए से बाहर के लोग नहीं थे। भीतरघात का मतलब ही होता है जो अंदर का आदमी वही तो भीतरघात करता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया? हाँ, बीजेपी से संबंधित लोग निश्चित रूप से, उसमें कहाँ दो राय। उन्होंने भीतरघात किया आपके साथ और हरवाया? हरवाया सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को थोड़े हरवाया, अगल बगल की सभी सीटें एनडीए हार गया। तो परिणाम तो उसी रूप में सामने हुआ। गलतफहमी में लोग थे कि शायद उपेंद्र कुशवाहा हार जाएंगे इस काम से, लेकिन ऐसा नहीं। वहाँ कुछ घात हुआ तो प्रतिघात तो बाकी जगह भी दिखा, अगल बगल शाहबाद में दिखा। हाँ, बिल्कुल दिखा, आरा में, बक्सर में, हाँ, सासाराम में, सब जगह दिखा। तो इसलिए हमने कभी पवन सिंह जी को ब्लेम नहीं किया, हमने बीजेपी को कभी ब्लेम नहीं किया। तो पवन सिंह जी, आपने जिस तस्वीर की चर्चा की है, उस तस्वीर में कोई आकर गलती स्वीकारने और हमारी ओर से माफ़ी देने जैसी कोई बात नहीं है उसमें, क्योंकि गलती हम मानते ही नहीं कि पवन सिंह जी ने की। और यह बात हम आज नहीं बोल रहे हैं, हम पहले से बोल रहे हैं और सच में यही है। तो इसलिए फिर उसमें गलती जब है ही नहीं तो माफ़ करने जैसा किया किसने ये भीतरघात? हमने कहा ना कि एनडीए के ही कुछ लोगों ने किया, जो भीतर है वही ना भीतरघात कर। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को आपने ये बात बता दिया किसने भीतरघात किया? देखिए, जो भी कुछ भी सिचुएशन हुआ और चुनाव परिणाम, पूरा शाहबाद का इलाका, पटना का इलाका, जो अंतिम फेज में जहां चुनाव था, उसका परिणाम जैसे ही आया, यह बात स्वतः लोगों के बीच चर्चा में आ गई। और यही कारण है कि हमको प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ी। माननीय गृह मंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब को या किसी को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी। स्वतः लोगों के यहाँ तक बात पहुँच गई कि क्या कारण था, कैसे हुआ, क्या हुआ, स्वतः बात वहाँ पहुँच गई। तो आपको लगता है कि पवन सिंह को ज्वाइन कराने से बीजेपी को उस बेल्ट में फायदा होगा? वो एक कलाकार हैं, सिंगर हैं, क्राउड पुलर हैं। इस तरह का प्रवृत्ति देखी जाती है आमतौर पे कि सिनेमा के कलाकार, भोजपुरी सिंगर को ज्वाइन करा दिया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में मैं एक वीडियो देख रहा था पवन सिंह जी का, किसी पत्रकार ने पूछा कि आप क्या विकास करेंगे तो उन थोड़ी देर चुप रहे वो, उसके बाद बोले विकास क्या होता है हमको तो नहीं पता है, हमसे एक्टिंग के बारे में पूछिए, सिंगिंग के बारे में पूछिए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का वीडियो सही संदेश देता है? बीजेपी को कुछ लाभ हो पाएगा इससे? अब देखिए, लाभ की बात जहां तक है तो
निश्चित रूप से कुछ लाभ तो बीजेपी को हो जाएगा। बाकी जो आप चर्चा कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट के बारे में, यह संदर्भ तो व्यक्तिगत है किसी के साथ, हम व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विषय है, इसलिए सवाल उनसे पूछिए तो ज़्यादा अच्छा है। ये व्यक्तिगत नहीं है उपेंद्र जी, ये पब्लिक डोमेन में दिया गया इंटरव्यू है जो कि उनके व्यक्तित्व को परिलक्षित करता है पब्लिक डोमेन में। आप भी इतने संघर्ष करके राजनीति में आगे बढ़े आप लोग, तो क्या आपको लगता है कि एक राजनीति में आया हुआ व्यक्ति को एक बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए? देखिए, फिर हम कहेंगे कि व्यक्तिगत टिप्पणी, क्योंकि संदर्भ वहीं से जोड़ रहे हैं आप, तो इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणी जैसी बात तो होगी। और हम शुरू से ही आप देखते रहे कि हम किसी के ऊपर भी, इवन विपक्ष का भी कोई व्यक्ति हो तो उसके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी से हम परहेज करते हैं। इस संदर्भ में भी हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा, मेरा अगला सवाल यह है कि सीट शेयरिंग में देरी हो रही है, आप क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए? और आप छोटे दल हैं तो आपकी आकांक्षा क्या है, कितने सीट पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं जिससे आपको एक राज्य स्तर के पार्टी का दर्जा मिल जाए? क्योंकि पहले आपका आरएलएसपी था, अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा आपने बनाया है। देखिए, सीट शेयरिंग में अब बहुत विलंब नहीं है, जो बातचीत चल रही है उसके आधार पे हम यह कह सकते हैं और 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ये इस विषय पर अंतिम रूप से सारी बातें सामने आ जाएंगी। इसलिए जल्दी हो जाए जैसा कुछ नहीं, अब तो हो ही रहा है, तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने सीट लड़ना चाहते हैं? जहाँ तक हमारी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी यह बात है, तो इसकी चर्चा हम सार्वजनिक नहीं करते हैं। सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो आधार वोट है और उस आधार वोट को लेकर पिछले बार देखा गया कि राष्ट्रीय जनता दल ने काफी सेंधमारी की कई जगह पर, तो वो एक चिंता का विषय है। तो अपनी मजबूती को देखते हुए ताकि एक संदेश जाए, इसी संदेश को देने के लिए तो राज्यसभा में फिर से आप हारे, फिर भी राज्यसभा में बीजेपी ने आपको भेजा। तो आपको क्या लगता है कि एक रिस्पेक्टेबल नंबर क्या होगा? नहीं, देखिए, यह जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं कि आरजेडी ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और आगे इसी से जुड़ता है कि आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा आरजेडी, तो स्वाभाविक रूप से यह एक पक्ष है, एक पॉइंट है जिस पर न सिर्फ हमारी पार्टी को बल्कि पूरे एनडीए को सोचना है और जो भी रणनीति हम लोग बना रहे हैं उसमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रख भी रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसका ख्याल रखना है, तो कैसे आरजेडी की इस स्ट्रेटजी को हम एड्रेस कर पाए, उनको रोक पाए, यह तो पूरे एनडीए का विषय है। सीधे हमारी पार्टी को कितनी सीट मिले इससे बहुत संबंध इसका नहीं है। कोई कहता है कि 5-7 सीट पर निपटा दिया जाएगा कुशवाहा जी को, ये कौन कहता है? अब इसी तरह से बाहर में लोग गप करते हैं, चर्चा करते हैं, तो बाहर में जो चौराहे पे, गलियों में, सड़कों पे चर्चा होती है, 5-7 सीट, 10 सीट, हाँ, तो जो चर्चा होती है गलियों में, सड़कों पे या एमएलए फ्लैट पटना में वहाँ पान की गुमटी पर, चाय की दुकान पर, अब उस तरह की चर्चा में हम भी शरीक हो जाए, भाग लेने लगे तो ये मुनासिब नहीं। हम तो उसी चर्चा में भाग लेंगे जो फ्रूटफुल और जहाँ चर्चा इस काम के लिए हो रही हो, वहाँ चर्चा में हम भाग लेंगे और लेते हैं। लेकिन अब इस तरह से गप करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, तो ये जैसे 243 सीट है सर, 101, 102 अगर या 100 भी बीजेपी जेडीयू लड़ती है, 43 सीटें बचती हैं। 20-22 चिराग पासवान मांग रहे हैं, बचा 20 सीट। तो इन 20 सीटों में मांझी जी और आपकी पार्टी को एडजस्ट करना है। नहीं, ये तो एक सामान्य तौर पे जो खबरों में बात चलती है या वही फिर चौक चौराहे पे बात चलती है, उसके आधार पे एक अनुमान, एक आकलन की बात लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो और जेडीयू हो, दोनों क्योंकि बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में, तो दोनों को थोड़ी उदारता का परिचय तो देना पड़ेगा। निश्चित रूप से उदारता का परिचय देना पड़ेगा और उदारता का परिचय लोग देंगे, ऐसा मुझको भरोसा है, विश्वास है। हम नंबर ऑफ सीट्स के बारे में नहीं कर रहे हैं कि 100 लड़ेंगे, 101 लड़ेंगे, 90 लड़ेंगे, 95 लड़ेंगे, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को उदारता का परिचय देना पड़ेगा और उदारता का परिचय लोग देंगे तो सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकल जाएगा।
उदारता का परिचय देना चाहिए, मतलब कहने का मतलब 100 से नीचे उन लोगों को लड़ना चाहिए। इस संख्या कितनी होगी तो तय होगा, लेकिन एकदम कोई भी पार्टी, देखिए जहाँ समझौता है, गठबंधन है, वो चाहे राजनीतिक दलों के बीच हो या बाकी कहीं भी, वहाँ आपस में थोड़ा कंप्रोमाइज तो करना पड़ता है। एकदम से कि हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी जरूरत पड़े तो एक कदम पीछे, 2 कदम आगे करता आदमी करना चाहिए। अगला सवाल ये है कि आप राज्यसभा के सदस्य बनाए गए 2 साल के लिए, अभी जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति बिहार की, नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग दोनों ने मतलब एक साथ एक नींव डाली लव कुश फॉर्मूला की। अब वो तबीयत खराब जो हम समझ पा रहे हैं, बहुत दिन तक, कितने दिन तक नीतीश जी संभाल पाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार? नहीं, हम तो खुद उम्मीदवार नहीं होंगे। हमने अपनी पार्टी में यह बात कह दी है। बाकी लोग लड़ेंगे, लेकिन हमको खुद उम्मीदवार नहीं होना है। अब जहाँ तक नीतीश जी की तबीयत का सवाल है, तो हम आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि उनकी तबीयत कोई इस रूप में ख़राब है कि उनको कुछ अदरवाइज सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी से 3-4 साल पहले ही नीतीश जी ने एक बार अपना उत्तराधिकारी किसी को बनाने की बात की थी जब आरजेडी के साथ थे, महागठबंधन में थे। तो क्यों की थी उन्होंने? मुझको लगता है कि इसलिए उन्होंने की थी कि इस बात की आवश्यकता स्वयं उन्होंने महसूस की होगी कि हमको उत्तराधिकारी समय रहते बना देना चाहिए, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी आज का आज नहीं बनकर तैयार होता है। बिल्कुल। कोई भी नीतीश कुमार जी हुए नीतीश कुमार, तो कोई एक दिन में थोड़े हो गए, उसमें थोड़ा समय लगता है, 5 साल 7 साल 4 साल जो भी एक समय लगता है। तो इसलिए उस समय उन्होंने खुद ही जब आवश्यकता महसूस की नीतीश कुमार जी ने, तो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं इस संदर्भ में उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं।